स्वागत है गाइस आप सबका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्थ लेक्चर में। तो पिछले 3 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बेसिक्स होते हैं, इंट्रोडक्शन उनके, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, उन सभी के बारे में हमने सीखा था। इस लेक्चर में चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में पहला प्रॉपर्टी जो होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था इस चीज़ के बारे में, वो होता है, देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। देखिए, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक मतलब होता है एक जैसे चार्जेस, और अनलाइक मतलब होता है, अनलाइक के हम मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ पे देखिए, प्लस प्लस लाइक है, एक जैसे हैं, माइनस माइनस लाइक हैं, एक जैसे हैं। ये दोनों और इन दोनों केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी अगर मेरे पास 2 ग्लास रोड है, अब ग्लास रोड को साथ में रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और मान लीजिए मेरे पास 2 प्लास्टिक रोड है और प्लास्टिक रोड में भी सेम चार्जेज हैं, एक ही तरह के चार्जेज हैं, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लाइक चार्जेज के कारण रिपल्सन। और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास इसमें ये ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लास्टिक रोड में मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों को पास में रखता हूँ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे के करीब जाती है दोनों बॉडी। तो अनलाइक चार्ज क्या करती है, अट्रैक्शन करती है। तो सिंपल सा एक क्लियर कट रूल हमें याद रखनी है कि अगर लाइक रहेगा तो रिपल्सन होगा और अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिटिविटी। एडिटिविटी चार्जेस का क्या होता है, तो चार्जेस को हम ना अगर जोड़ना है, हमें चार्जेस को हमें घटाना है, तो हम कौन सा रूल यूज़ करें? हम वेक्टर एडिशन का रूल यूज़ करें, या फिर जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं स्केलर वाला, मतलब जो अलजेब्रिक एडिशन होता है, सो बचपन में पढ़ते आए हैं कि 5 + 4 9 होता है, 5 - 2 3 होती है। ये हमारा बचपन से पढ़ा हुआ एडिशन का रूल है। ठीक है, तो चार्जेस को हम किन मेथड से जोड़ेंगे अगर हमें जोड़ना है और घटाना है? तो क्योंकि चार्जेस भी एक तरह की क्वांटिटी होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो क्वांटिटी कितना आती है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए रूल है, चार्जेज कैन बी एडेड बाय रूल्स ऑफ स्केलर। रूल्स ऑफ स्केलर मतलब हम स्केलर के रूल से इस चार्जेस को ऐड करेंगे, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रूल्स ऑफ स्केलर मतलब अलजेब्रिक एडिशन। मतलब हम सिर्फ जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं अलजेब्रा का रूल, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एडिशन करने के लिए जो रूल सीखते आए हैं, वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी में 5 कूलम चार्ज था, मैंने किसी तरह उसमें उस बॉडी में 2 कूलम और चार्ज दे दिया, तो टोटल चार्ज कितने होंगे इस बॉडी में? 7 कूलम। सिंपल सा, यही तो हम अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। इसी तरह मान लीजिए मुझे किसी बॉडी पर 8 कूलम चार्ज था, उसमें से मैंने 4 कूलम क्या किया, निकाल लिया, तो उस बॉडी पर अब कितने चार्ज बचे? 4 कूलम। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन ही कर रहा हूँ, ये माइनस होने के निकल जा रहा है तो उसमें चार्जेस कम हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके और आ रहा है। तो इस तरह से हम एडिटिविटी चार्जेस का जो नेचर है उसके कारण हम इसमें चार्जेस को जोड़ सकते हैं और घटा के हम ये बना सकते हैं। ये होता है एडिटिविटी, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जिस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं कि एनर्जी को ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है, सेम इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी अप्लाई होती है। कैसे? देखिए,
चार्जेस जो होती है उसको भी हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना नया चार्ज हम ना बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। चार्जेस भी क्या होंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बदल सकती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन हम नया चार्ज बना नहीं सकते हैं। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए समझते हैं इसको बारीकी से। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी था, रब करने से पहले मैं लेता हूँ एग्जांपल ये चौक का। देखिए मेरे पास ये दो बॉडी था पहले से, इसके पास 100 चार्ज थे, इसके पास भी 100 चार्जेस थे। तो बॉडी 1 के पास 100 चार्जेस, बॉडी 2 के पास 100 चार्जेस, ठीक है। तो नेट चार्ज जो है दोनों के मिला के जो नेट चार्ज है वो है 200, ओके। अब मैंने क्या किया, दोनों में रबिंग किया, आपस में इसमें रबिंग किया, मैंने इसको रब किया। तो अब क्या देखते हैं, आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद बॉडी वन में क्या होता है, यहाँ से एक चार्ज निकलकर इस पे आ जाती है। अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ये भी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बॉडी 1 में जो है वो एक चार्जेस निकल के इसमें चले गए, तो इसमें 99 चार्जेस बची है, ठीक है। बॉडी 1 में 99 चार्जेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब इससे एक चार्ज निकल के इस पे आई तो इसमें एक चार्ज बढ़ गई, यानी पहले 100 थी अब हो गई 101 चार्जेस। फिर हमने क्या किया, नेट चार्ज निकाला। यहाँ हम देखिए यहाँ तो चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो गया, एक तो कम हो गया, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बढ़ गया। अब नेट चार्ज जब निकालते हैं तो देखते हैं उतना ही आ रहा है, जितना पहले था 200, बाद में भी कितना ही, उतना ही 200। यानी हम यहाँ पे ना ही एक्स्ट्रा चार्ज को क्रिएट किए और ना ही एक्स्ट्रा चार्ज को हम डिस्ट्रॉय किए हैं, नहीं मतलब एक भी चार्ज मेरा डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा जो नेट चार्ज है वो कंजर्व हो गया। क्या हो गया, हमारा नेट चार्ज कंजर्व हो गया, ठीक है। तो इसका एक लाइन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसको हम कुछ ना करें, बस ऐसे ही छोड़ दें, तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब उसका चार्ज ना ही हम बढ़ा सकते हैं ना ही उसका चार्ज हम घटा सकते हैं। तो ये हमारा था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को समझने के बाद हमारे पास ना एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम ये आ गई थी कि 1910 और 15 के दरमियान में 20वीं सदी की सबसे जो महान साइंटिस्ट थे, बहुत साइंटिस्टों का वो एक आइडियल थे, मेरे भी आइडियल थे, वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E = mc²। बहुत ही फेमस फार्मूला है ये। इसी फार्मूला के आधारित पर हम एटम बॉम्ब बना पाए थे। इंसान जो एटम बॉम्ब के लिए अभी लड़ रहा है, ख़ास करके नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जो हमेशा एटम बॉम्ब फोड़ने का धमकी देता है, वो एटम बॉम्ब जो बना है वो इसी फार्मूला पर आधारित बना है। तो जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फार्मूला दिया था तो उन्होंने बताया था कि जो मैटर और जो रेडिएशन यानी एनर्जी होती है वो दो चीज़ नहीं होती है, वो एक ही चीज़ होती है, बस हम उसको अलग अलग रूप से देख रहे हैं। इधर से देखते हैं तो हमें मैटर दिखाई देता है और इधर से देखते हैं तो हमें एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन दोनों चीज़ है एक ही। मतलब कि अगर हम मैटर लाएं और उसको हम चाहें एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, लाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तब ऐसा कर सकते हैं। सेम उल्टा भी कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, उसको हम चाहें कि मैटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार। तो इस फार्मूला के अनुसार जब हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अमेरिका ने, यूएस ने सबसे पहले एटम बॉम्ब बनाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एटम बॉम्ब बनाया था। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ था, इनॉर्मस एनर्जी मतलब रिलीज हुआ था एटम बॉम्ब से। और इसको मिलिट्री रूप से यूज़ भी किया गया था एटम बॉम्ब को,
और 1945 में जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर ये एटम बम को गिराया गया था, तो वहाँ पे देखा गया था कि बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो वहाँ पे देखा गया कि हम एटम बम जब बनाते हैं तो उसमें बेसिकली करते क्या है, जो हमारा यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम एटम जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको हम डिस्ट्रॉय करके क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि जो यूरेनियम एटम के पास जो चार्जेस थे वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं एनर्जी में, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ये तो वायलेट हो जा रहा है। और नेचर का कोई भी रूल वायलेट होना मतलब क्या, फिजिक्स को पूरा हिला देना, ऐसा हो गया था। अब साइंटिस्ट ये सोच में पड़ गए कि कैसे कंजर्व करा सकते हैं चार्जेस को, क्या यहाँ पे हमसे मिस हो रही है। तो शुरू में ना साइंटिस्ट एक चीज़ सोचते थे, जब एटम का मॉडल चल रहा था, एटम का खोज हो रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ था, तो साइंटिस्ट उस टाइम सोचते थे कि दुनिया जो है, पूरी यूनिवर्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को अगर फॉलो करती है यूनिवर्स, तो हमारा जो नेट चार्ज है पूरे यूनिवर्स में वो कंजर्व रहेगी। मतलब कि जब बिग बैंग के समय जब यूनिवर्स बनी थी, उस टाइम अगर पूरी यूनिवर्स में 100 चार्ज बने थे, तो वही 100 चार्ज हमेशा रहेंगे, ना एक भी चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ेगी, ना एक भी चार्ज डिस्ट्रॉय होगी। ये मतलब एक सोचने का एक तरीका था। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, तो उस हिसाब से हमें एक पॉजिट्रॉन भी मिला, मतलब मिला नहीं था उस टाइम, हम सोच लिए थे कि एक पॉजिट्रॉन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 पॉजिट्रॉन है, तो दोनों को मिलाने पर हमें क्या सम मिलती है, 0। देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में समझिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जितना मास होता है वो, ठीक है, हम निकाल चुके हैं, सब इसका निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितनी होती है वो अभी हम बाद में मैं बताऊंगा कि कितनी चार्ज होती है। सेम इसी तरह सोचा गया एक पार्टिकल के बारे में कि एक इसके अपोजिट यानी एंटी एक दूसरा पार्टिकल होता होगा जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और उस पार्टिकल का भी मास उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होगा, और उसमें जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के। तभी जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें सम 0 मिलेगा, और हमारा जो कंजर्वेशन रूल है वो हमेशा हमारा बना रहेगा। मान लीजिए पहले नेट चार्ज 0 था, जो सिस्टम का पूरा यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 था, तो अभी भी वो नेट चार्ज 0 रहेगा अगर ये पार्टिकल हमें मिलती है तब। लेकिन ये उस टाइम हम सोचे थे, हमें वो पार्टिकल मिली नहीं थी, हम ढूंढ नहीं पाए थे। तो जब एटम बम का आविष्कार हुआ, जब एटम बम को बनाया गया, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी एनर्जी निकलती है एटम बम से, तो यहाँ पे बहुत सारे मास डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, यानी बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरह सोचा गया कि जब एक एटम बम के अंदर जब विस्फोट होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है और पॉजिट्रॉन जो है दोनों रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों रहते हैं, और दो इतनी हाई एनर्जी एक एटम बम के फटने से निकलती है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि क्या है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। तो ये इतने तेज़ी से एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, इतने ज़ोर से एक इम्पैक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर कि ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, इनके परखच्चे उड़ जाते हैं। जिस तरह से एक कार और दूसरी कार बहुत ही तेज़ी से हेड ऑन कोलाइड करते हैं, मतलब आमने सामने से टकराते हैं, तो किस तरह दोनों कार की परखच्चे उड़ जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या होता है, जब वो बहुत तेज़ी से टकराते हैं ना, तो उनके परखच्चे उड़ जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये दोनों चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये हमें क्या देती है, हमें एनर्जी देती है। मतलब मास को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, ये पहले पार्टिकल था, दोनों कोलाइड किया, अब पार्टिकल ख़त्म, किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, हमें एनर्जी मिली। तो बात यहाँ भी आ रही थी कि फिर ये मास गया कहाँ, मास या चार्ज तो खत्म हो गया, तो वही मास हमारा क्या हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कंजर्वेशन लोग कैसे लगा सकते हैं, देखिए पहले कितना था, हमारे यूनिवर्स का जो टोटल नेट चार्ज था वो पहले था 0, दोनों को मिलाने पर 0। एटम बॉम्ब के अंदर जब हमने मास को डिस्ट्रॉय किया, तो तब हमें क्या मिला, हमें मिला
नेट चार्ज 0। कैसे? क्योंकि अब वो एनर्जी में बदल गया है। अब वो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में। लेकिन चार्जेस के बारे में सोचिए, पहले चार्ज 0 था, अब भी चार्ज कितनी है? 0, क्योंकि दोनों जो पार्टिकल्स थे आपस में टकरा के ख़त्म हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। तो अभी कितना चार्ज है? 0। यानी हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कुछ देर पहले कि मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। ठीक है, यानी हम एक्स्ट्रा मास को अगर हमारे पास एक मास है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए जब शुरू में जब यूनिवर्स बना था उस टाइम हमारे पास टोटल 100 चार्ज थे। तो अब वो 100 चार्ज है कि नहीं है, अब देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या थी? पहले 100 चार्ज थी, चार्ज 100। एटम बम बनाए हम लोग। एटम बम बनाने से क्या हुआ? हमारा जो 2 चार्ज था, जो 2 चार्ज, मान लीजिए कि 2 चार्ज क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब हमारे पास कितना चार्ज बचा? चार्ज बचा हमारे पास 98। हमारे पास अब चार्ज कितना बचा? 98। तो वो 2 चार्ज कहाँ गया जो हमारे यूनिवर्स में था? तो वो 2 चार्ज जो था हमारा, वो हमारा कन्वर्ट हो गया किस में? ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। जब यूनिवर्स में 100 चार्ज एग्जिस्ट करता था उस टाइम कोई भी एनर्जी नहीं थी। लेकिन जब हमारा यूनिवर्स ने 2 चार्ज को खो दिया, कहने का मतलब है कि 2 चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमें यूनिवर्स में एक लाइट मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। पहले एनर्जी नहीं थी, अब एनर्जी मिलती है। अब क्या कीजिए, अब दोनों को देखिए कंबाइन करके, पहले 100 था, 98 प्लस इसके बदले हमको एनर्जी मिली। अब दोनों को मिलाइए तो हमें क्या मिलती है? यानी उतना ही, पहले भी 100, दूसरे मतलब बाद में भी कितनी? 100। इसका मतलब है कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का जो लॉ है वो वैलिड हो गया, बच गया। हमारा जो कंजर्वेशन का लॉ है वो वायलेट नहीं हुआ। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले जब इलेक्ट्रॉन बना होगा तो साथ में पॉजिट्रॉन भी बना होगा। मान लीजिए कि शुरू में बिग बैंग के समय 100 इलेक्ट्रॉन्स बने थे, तो साथ में कितना पॉजिट्रॉन बना होगा? ये 100 बना था तो ये भी 100 बना होगा, तभी तो दोनों का नेट चार्ज 0 हो जाएगा मिलाने पर। तो उसके बाद जब हम एटम बम को फोड़ें, उसमें कुछ जो चार्ज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो कन्वर्ट हो गए एनर्जी में। उसके बाद भी हमें कितनी चार्ज मिलती है? 0। तो यहाँ पे भी 0 चार्ज और यहाँ पे भी 0 चार्ज। तो हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का जो रूल है वो वायलेट नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो रूल है वो बच गया, यानी वायलेट होने से बच गया। और नेचर देखिए, नेचर कभी भी अपने रूल्स को वायलेट होने नहीं देता है, वो अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ता है। फिजिक्स की यही एक मज़ेदार चीज़ है कि नेचर जो है वो कभी भी अपने ही रूल्स को नहीं तोड़ती है। वो अगर तोड़ रही है तो हमें कुछ नया चीज़ भी दे रही है। कहीं हम देख रहे हैं कि वो रूल टूट रहा है तो हम दूसरी चीज़ को नहीं देख रहे जो साथ में हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 चार्ज था, लेकिन अब वो चार्ज एटम बॉम्ब के बनाने से 98 हो रहा है, यानी 2 चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। लेकिन हम साथ में ये नहीं देख रहे कि हमारा जो 2 चार्ज के बदले हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। उस एनर्जी को फिर से कंबाइन कर दीजिए और 2 चार्ज बना दीजिए इस फॉर्मूले के अनुसार। अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट सकते हैं। ढेर सारा एनर्जी लाइए, उसको दबाइए, पूरा दबाइए, पूरा दबाइए, आपको 2 चार्ज मिल जाएगा, 2 पार्टिकल मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हो गया 100 100 100, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस अभी भी क्या है? जिंदा है। तो नेचर कभी भी जो अपना रूल्स को तोड़ती नहीं है, वो उस रूल्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तीसरा चीज़ जरूर करेगी। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और इस प्रॉब्लम से हम लोग
कैसे सॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए हैं वो हम लोग इस एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से हम लोग अब समझ चुके हैं। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गई होगी कि कंजर्वेशन के जो चार्जेस के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रॉपर्टी से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला न्यूमेरिकल का फॉर्मूला मिलेगा। अभी तक हम जितना पढ़ते आए हैं उसमें सारा की सारा थ्योरी है, सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट एक भी नहीं था जहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला हो। लेकिन अब हमें इस प्रॉपर्टी से पहला फॉर्मूला मिलेगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, मतलब क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी मतलब क्या होता है, हम हर चीज़ को एक क्वांटिटी में मेजर करते हैं। जैसे मेरे पास ये चौक है, तो कितना चौक है, एक डब्बा चौक है, यानी मैं चौक की क्या बता रहा हूँ, एक क्वांटिटी बता रहा हूँ। इस डब्बे में 50 पीसेस क्या है, चौक है, मतलब 50 पीसेस जो चौक है मैं क्या बता रहा हूँ, क्वांटिटी बता रहा हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास एक बाल्टी पानी है तो मैं क्या बता रहा हूँ, उस पानी की क्वांटिटी बता रहा हूँ कि कितनी है। इसी तरह मैं चार्जेस को भी क्वांटाइज करना चाहता हूँ, उसकी कितनी क्वांटिटी है ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक 2 लाइन का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं क्या है। द चार्जेस ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। देखिए ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे क्वांटाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब हम रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को रब करते हैं किसी दूसरे बॉडी पर, तो होता क्या है कि जब मैं इस बॉडी पे रब करता हूँ तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है इसमें। चार्जेस क्या होती है, चार्जेस तो अकेले हवा में तो नहीं होती ना, वो किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब हम कहते हैं क्या ट्रांसफर हो रही है, चार्ज ट्रांसफर हो रही है। हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होती है ना, क्योंकि चार्ज नाम का तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। मतलब कि वो क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या होती है, हमारा ट्रांसफर होती है। और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि एटम का जो है वो सबसे छोटा, सबसे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है वो होता है, उसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है तो उसके थ्रू ही क्या जाती है, चार्जेज जो उसमें है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो चार्ज उस बॉडी में चली जाती है। अब वो कितनी जाएगी, तो अब हमें एक क्वांटिटी लिखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। मेरे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है, मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है दूसरे बॉडी में तो वो कितनी चार्ज लेके जाती है। तो इस चार्ज को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो सबसे पहले निकाला था मिल्किन्स ने। मिल्किन्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जिसका वो एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। देखिए वो एक जो फिजिक्स के हिस्ट्री में जितने भी फेमस एक्सपेरिमेंट हैं उसमें से एक आता है मिल्किन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज होती है। तो अब मैं वो एक्सपेरिमेंट पे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ वैल्यू बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, उस पर इतना कूलम चार्ज रहती है, ठीक है, ये ओके।
तो अब मान लीजिए कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं कि एक काम कीजिए, एक बॉडी में ना आप 2.5 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.5 चार्ज डाल दीजिए। तो हम डालेंगे 2.5 चार्ज कैसे, हम डालें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इतना चार्ज गया। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालें तो हम देखते हैं कि वो हो जाता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, इतनी चार्ज आ जाते हैं। लेकिन हम 2.5 कूलम चार्ज हम डाल ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सबसे छोटी पार्टिकल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इतनी चार्ज जा रही है, तो उसमें हम 1.5 इलेक्ट्रॉन तो भेज नहीं सकते हैं कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन जाओ, इतना चार्ज लेके जाओ और आधा हम तुमको काट के भेज देते हैं, जाओ आधा इलेक्ट्रॉन ले जाओ और 2.5 कर दो उसको। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम डालेंगे तो 1 ही डालेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमारा ये हो जाता है 3.2, यानी इससे डबल हो जाता है। 3 डालते हैं 3 इलेक्ट्रॉन तो 4.8 हो जाता है, 10⁻⁻19। देखिए ना, 1.16 2 जा 32, 16 3 जा 48, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 4 जा 64, यानी 6.4 इंटू 10⁻19। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं दूसरे बॉडी में तो इतनी चार्ज लेके जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो इतनी चार्ज, तीसरी यानी 3 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो इतनी चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो इतनी चार्ज, यानी इनके बीच का इलेक्ट्रॉन हम भेज नहीं सकते, चार्ज भेज नहीं सकते। मान लीजिए हमको 44.8 और 6.4 के बीच 5.5 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज हम किसी बॉडी में डालना चाहे, नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हम डालेंगे कैसे? अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारा इतना चार्ज उस बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाती है। अब चौथा ट्रांसफ़र हम करने जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही भेजेंगे ना, आधा इलेक्ट्रॉन को तो काट के भेजेंगे नहीं कि भैया 4.8 हो गया, एक काम करो 7 पॉइंट कुछ चले जाओ, काट के भेज देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो जाएगा फिर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो फिर इतना चार्ज लेके जाएगा, और इतना चार्ज लेके जाएगा तो वो 6.4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर हम इतना चार्ज नहीं डाल सकते हैं। यही है क्वांटाइजेशन, कि अगर हमें चार्जेस की क्वांटिटी बताना है तो हमें एक मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में बताना होगा। वो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज नहीं सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन भेज नहीं सकते हैं, 2.25 इलेक्ट्रॉन भेज नहीं सकते हैं। हमें भेजना होगा क्या, इंटीग्रल में। इंटीजर मीन्स क्या होता है, हमने पढ़ा है इंटीजर मीन्स क्या होता है। इंटीजर का मतलब होता है जो होता है 1 2 3 4, ये हमारा इंटीजर होता है। तो अगर हमें चार्ज को क्वांटिटी में बताना है तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करनी होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारी इंटीजर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट। एक चार्ज के साथ हम इस इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है तो 3e, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है तो 4e, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है तो 100e, और अगर हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दें दूसरे बॉडी में तो यहाँ पे हो जाएगा ne। इसीलिए ये फॉर्मूला बना है ne। अगर हम किसी बॉडी में, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो मैं पूछूं कि इस पे टोटल चार्ज कितनी गई, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जब जाती है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज लेके जाती है। तो हमने कितनी चार्ज डाली है, n चार्ज डाली है। तो भैया n को इस 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। अब मैं इससे जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि एक बॉडी में हम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है
कि जो जो चार्ज की जो क्वांटिटी होती है ना, वो इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो स्टेप में होती है। स्टेप्स मतलब जो हमारा सीढ़ी होती है ना, घर का सीढ़ी ऐसे स्टेप की तरह, वो उस तरह होती है, एक तरह से कंटिन्यूअस नहीं होती। अगर ये हमारा 1.6 वाला है, ये 1.6 वाला है, तो दूसरा हमारा कितना आएगा 3.2 वाला, 3.2, ये हमारा जो स्टेप है वो 3.2 में है, यानी इसका बीच का 2.5 2.8 नहीं आ सकता। सीढ़ी में यही होता है ना कि एक स्टेप के बाद फिर उतना ही डिस्टेंस के बाद दूसरा स्टेप आता है, यानी दूसरा सीढ़ी आता है, फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरह से आती है ना। तो फिर जो तीसरा स्टेप आएगा वो 1.6 टाइम्स इससे ज़्यादा होगा, यानी 4.8, यानी इस तरह से ये चलती चली जाएगी। 6.4 इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा 1.6 3.2 4.8 6.1, यानी हर बार 1.6 टाइम्स इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। जिस तरह हमारे घर की सीढ़ी में 2 फीट का स्टेप होता है, सॉरी 2 फीट का नहीं, 6 इंच का, यानी आधा फीट का जो स्टेप होता है, सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी का जो एक जो स्टेप होता है वो लगभग 6 इंच का होता है। तो 6 इंच के बाद फिर दूसरा स्टेप होगा, वो भी 6 इंच में होगा, फिर तीसरा स्टेप वो भी 6 इंच में होगा, यानी वो एक फिक्स क्वांटिटी में। हमारा ये नहीं देखिएगा कि एक स्टेप अगर 6 इंच का है तो दूसरा स्टेप हमें 2 इंच यानी 3 इंच यानी 4 इंच, इस तरह से नहीं मिलेगा। वो हमेशा हमें 6 इंच का ही स्टेप्स मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है, यानी हम किसी बॉडी में अगर चार्ज डालना चाहते हैं तो उसमें हम एक फिक्स क्वांटिटी में डाल सकते हैं। हम उसको जैसे तैसे जितना मन चाहे अपने मन से हम नहीं डाल सकते हैं। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि मेरी पूरी कोशिश रही होगी आपको समझाने का, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इससे आपको क्या होगा, ये प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, इतनी चार्ज होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है।